अरूबा ने कहा कि भारी जोड़े में मलबूस सर झुकाए बैठी थी, लेकिन उसके दिल में इस वक्त खुशी की बजाय शदीद नफरत और बेजारी की लहरें उठ रही थीं। उसके बस में होता तो वो इस बंधन से भाग जाती, मगर माँ बाप की इज्जत और ख़ानदान के दबाव ने उसके लबों पर खामोशी की मोहर लगा दी थी। दूसरी तरफ नजम का हाल भी किसी मुख्तलिफ ना था। वो भी बड़ों के फैसले के सामने ही मजबूर था, लेकिन उसकी आंखों में छुपा हुआ गुस्सा साफ बता रहा था कि वो इस निकाह को दिल से कभी कबूल नहीं करेगा। काजी के अल्फाज फिजा में गूंज रहे थे और दोनों ने बोझल दिल के साथ एजाबो कबूल तो कर लिया, मगर उस एक लफ्ज़ ने उनकी ज़िंदगियों में मोहब्बत के बजाय नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे गिराना बज़ाहिर नामुमकिन नजर आ रहा था। वो दोनों एक दूसरे के करीब होकर भी एक दूसरे से मीलों दूर थे और खामोशी से उस जबरी रिश्ते की सूली पर चढ़ चुके थे। रुखसती के बाद जब वो दोनों शहर के उस जदीद फ्लैट में पहुंचे तो वहाँ की खामोशी अरूबा को काटने लगी। वो अपने हाथों में पकड़ा छोटा सा बैग लिए डरते डरते लाउंज के वस्त में खड़ी थी। नजम ने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंका और मुड़कर एक सर्द नज़र उसके वजूद पर डाली। उसके चेहरे के सख्त तासुरात देखकर अरूबा ने नजरें झुका ली। नजम ने एक कदम आगे बढ़कर निहायत ही करखत लहजे में अपना फैसला सुनाया कि देखो अरूबा, मैंने ये निकाह सिर्फ अपने ख़ानदान के दबाव में ही आकर किया है और मेरे लिए ये शादी एक बोझ से ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मेरे कमरे से और मेरी ज़िंदगी से दूर रहो। उसने सामने वाले बंद कमरे की तरफ इशारा करते हुए दो टोक अंदाज में कहा कि आज से वो तुम्हारा कमरा है और ये मेरा। हम दोनों के रास्ते अलग रहेंगे और ख़बरदार जो मेरी ज़िंदगी में मदाखलत करने की कोशिश की। ये कहकर वो उसे वहीं खड़ा छोड़कर अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि अरूबा का दिल दहल कर रह गया। कॉलेज का पहला दिन था और अरूबा के लिए ये एक बिल्कुल ही नई शुरुआत थी, मगर उसके चेहरे पर जो जोश और खुशी नहीं थी जो आम तौर पर तालिबात के चेहरों पर नजर आती है। उसने आईने में अपना पीला पड़ता चेहरा देखा और हल्का सा मेकअप करके अपनी उदासी को छुपाने की भरपूर कोशिश की ताकि कोई भी उसकी आंखों में छुपा हुआ कुर्ब ना पड़ सके। जब वो कॉलेज की राहदारियों में चल रही थी तो उसे महसूस हो रहा था जैसे सबकी नजरें उसी पर हैं। वो बार बार अपना दुपट्टा दुरुस्त करती और ख़ुद को नॉर्मल दिखाने के लिए ज़बरदस्ती अपने लोगों पर मुस्कुराहट सजाने की कोशिश करती। उसके दिल में रह रहकर नजम की वो तल्ख बातें गूंज रही थी जिन्होंने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया था, मगर वो नहीं चाहती थी कि उसकी निजी ज़िंदगी का दुख उसके तालीमी सफ़र पर हावी हो जाए या कोई उसकी खामोशी का सबब पूछे। इसलिए वो सबसे कटकर एक कोने में ही बैठ गई और ख़ुद को किताबों में मसरूफ़ ज़ाहिर करने लगी। अरूबा अपनी किताब में नज़र जमाया अकेली बैठी थी जब अचानक किसी की कहके ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। वो ज़ोहरा थी जो नहायत ही एतमाद के साथ चलती हुई उसके पास आई और बगैर पूछे उसके साथ वाली नशिस्त पर विराजमान हो गई। ज़ोहरा ने एक ही नज़र में अरूबा के मासूम चेहरे और उसकी आंखों में छुपी हुई परेशानी को भांप लिया और एक मस्तूरी हमदर्दी भरी मुस्कुराहट के साथ उसका नाम पूछा। उसने बड़ी ही महारत से बातों का जाल बुनना शुरू किया और अरूबा को यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि वो उसकी सच्ची हमदर्द बन सकती है। ज़ोहरा ने उसके सादा लिबास और खामोश मिजाज की तारीफ करते हुए उसे मशवरा दिया कि ज़िंदगी इतनी बोझल गुजारने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे जीना चाहिए। अरूबा जो पहले ही अपनों की बेरुखी और नजम की नफरत से टूटी हुई थी, ज़ोहरा के मीठे लहजे और दोस्ताना अंदाज से मुतासर हुए बगैर ना रह सकी और उसे लगा जैसे उस अजनबी शहर में उसे कोई समझने वाला मिल गया है, जबकि ज़ोहरा खामोशी से उसे अपने रंगीन और पुरफरेब दुनिया के रास्ते पर डालने की मनसूबाबंदी कर रही थी। रात के साए गहरे होते ही अरूबा ने बड़ी ही उम्मीद और मेहनत से किचन में खाना तैयार किया था। उसे लगा था कि शायद मिलकर खाना खाने से उनके दरमियान जमी हुई बर्फ़ की कुछ लहर निकल जाएगी। उसने डाइनिंग टेबल पर सालन और रोटियां बड़े सलीके से सजाई और नरम की और नजम के कमरे से बाहर आने का ही इंतज़ार करने लगी। जब नजम अपने कमरे से निकला तो अरूबा ने धड़कते दिल के साथ उसे खाने की दावत दी, मगर नजम ने मेज़ पर पड़े खाने की तरफ एक हकारत भरी नज़र डाली और बगैर चखे ही मुंह फेर लिया। उसने निहायत ही सर्द मेरी से अपना मोबाइल निकाला और अरूबा के सामने ही बाहर से फास्ट फूड ऑर्डर करने लगा। जब अरूबा ने धीमे लहजे में कहा कि खाना बन चुका है तो नजम ने उसे टोकते हुए तल्ख लहजे में कहा कि मुझे तुम्हारे हाथ का बना कुछ भी नहीं खाना और ना ही मुझ पर यह एहसान करने की ज़रूरत है। तो ये देर बाद ही जब बाहर से खाना आ गया तो वो उसे लेकर अपने कमरे में बंद हो गया, जबकि अरूबा अपनी तमाम तर मेहनत और अरमानों को मेज़ पर ही बिखरा देखकर आंसू पीते वहीं साकत खड़ी रह गई। कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठे हुए ज़ोहरा ने अरूबा का मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो एक गहरा सांस भरते हुए उसका हाथ थाम लिया और बड़ी हमदर्दाना लहजे में कहने लगी कि आखिर कब तक तुम खुद को इस कैद में रखोगी और उन पुरानी रवायात की जंजीरों में जकड़ी रहोगी। उसने अरूबा की आंखों में आंखें डालकर उसे समझाना शुरू किया कि ये उम्र रोने धोने की भी नहीं है, बल्कि किसी की बेरुखी सहने की नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से जीने और ज़िंदगी को एंजॉय करने की है। ज़ोहरा ने उसे बावर करवाया कि मर्द तो हमेशा ऐसे ही होते हैं, अगर तुम उनके पीछे भागोगी तो वो तुम्हें और तड़पाएंगे, इसलिए बेहतर है कि अपनी एक अलग दुनिया बनाओ जहाँ सिर्फ खुशियाँ और आज़ादी हो। उसने अरूबा के जहन में ये बात बिठाने की कोशिश की कि असल ज़िंदगी तो घर की चार दीवारी से बाहर है, जहाँ कोई रोक टोक नहीं है और जहाँ वो अपनी मर्जी की मालिक बन सकती है।
अरूबा खामोशी से उसकी बातें सुनती रही और उसे ज़ोहरा के इन जहरीले मशवरों में अपनी निजात का रास्ता दिखाई देने लगा, क्योंकि वह नजम की नफरत से अब थक चुकी थी। एक दिन जब नजम कॉलेज के करीब से गुजर रहा था तो उसकी नज़र अरूबा पर पड़ी, जो ज़ोहरा के साथ ही खड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। ज़ोहरा का हुलिया और उसके अंदाज नजम को एक आंख ना भाया और घर पहुंचते ही उसका गुस्सा फट पड़ा। जैसे ही अरूबा फ्लैट में दाखिल हुई, नजम ने उसे वहीं रोक लिया और कड़ी आवाज़ में पूछा कि वो लड़का सिर्फ लड़की कौन थी जिसके साथ तुम खड़ी थी, और तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी दोस्ती करते हुए? नजम ने उसे वार्निंग दी कि आइंदा उस लड़की के आसपास भी नजर ना आना, वरना अच्छा नहीं होगा। मगर इस बार अरूबा ने खामोशी से सर नहीं झुकाया, बल्कि उसकी आंखों में आकर डालकर पलट कर जवाब दिया कि आपको मेरी दोस्तियों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो पहले ही दिन कह दिया था कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। उसने तल्ख लहजे में मजीद कहा कि जब आप मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं मानते तो फिर मेरी पसंद और नापसंद पर हुक्म चलाने का हक भी खो चुके हैं। अरूबा का ये बेबाक अंदाज देखकर नजम का हक्का बक्का रह गया और उसे अपनी तौहीन महसूस हुई, मगर अरूबा बगैर रुके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। फ्लैट की दीवारें जैसे खामोशी ओढ़े खड़ी थीं और वहाँ कदम घुटता हुआ माहौल दोनों के दरमियान बढ़ती हुई दूरियों की गवाही दे रहा था। वो दोनों एक ही छत तले रहते ज़रूर थे, मगर उनके दरमियान बातचीत तो दूर, नज़रों का टकराव भी ख़त्म हो चुका था। नजम अपने कमरे में महसूर रहता और अगर कभी लाउंज में आता भी तो अरूबा की मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देता। अरूबा भी अब किचन के कामों से फारिग होकर खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती और घंटों छत को तकते हुए अपनी किस्मत पर आंसू बहाती। उसे कभी कभी यकीन ही नहीं आता था कि वो शादीशुदा क्योंकि है भी या नहीं। इस घर में कोई ऐसी बात ना थी जो उसे अपनाइयत का एहसास दिलाती। फ्लैट की दरो दीवार पर फैली ये सर्द मेरी किसी भी किस्म के इंसानी जज्बे से खाली थी, जहाँ दो इंसानी अजनबी बनकर एक दूसरे की आहट से भी कतराने लगे थे और उनके दरमियान जमी नफरत की बर्फ दिन ब दिन मजीद सख्त होती जा रही थी। कभी इत्तेफाकन से आमना सामना हो भी जाता तो दोनों ही रुख मोड़ लेते, जैसे एक दूसरे का चेहरा देखना भी उन पर गिरा गुजरा हो। कॉलेज की छुट्टी के वक्त ज़ोहरा ने बड़ी ही राजदारी से अरूबा का हाथ थामा और उसे एक तरफ ले जाकर बड़े ही पुरजोश अंदाज में कहने लगी कि आज मेरी एक बहुत ही ख़ास सहेली की बर्थडे पार्टी है जो शहर के एक बड़े होटल में रखी गई है। अरूबा ने पहले तो हिचकिचाते हुए इनकार करना चाहा और घर की पाबंदियों का जिक्र किया, मगर ज़ोहरा ने फ़ौरन उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे जज्बाती करना शुरू कर दिया कि तुम कब तक इस उदास फ्लैट और नजम की तलखियों में खुद को कैद रखोगी? क्या तुम्हें थोड़ी देर सी खुशी का भी हक नहीं है? उसने अरूबा को यकीन दिलाया कि वहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही होंगी और वो उसे उस वक्त पर वापस घर छोड़ देगी। बस थोड़ी देर के लिए चलकर अपना जहन ताज़ा कर लो, वरना तुम इन किताबों और घर के झगड़ों में ही पागल हो जाओगी। अरूबा जो पहले ही ज़हनी तौर पर बहुत दुखी और अकेली थी, ज़ोहरा की मीठी बातों और हमदर्दाना इसरार के आगे हार मान गई और उसने सोचा कि शायद थोड़ी देर की ये तब्दीली उसकी ज़िंदगी की घुटन को कुछ कम कर दे, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसके साथ होटल जाने पर राज़ी हो गई। होटल के उस पुरतइश और तेज़ मौसीकी से गूंजते हॉल में पहुंचकर अरूबा काफ़ी घबराहट महसूस कर रही थी। वहाँ का माहौल उसकी सोच से बिल्कुल ही मुख्तलिफ और अजीब था। ज़ोहरा उसे कोने में बने सोफे पर ले जाकर बैठ गई और बड़ी ही अपनायत से कहने लगी कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? बस रिलैक्स करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब ज़ोहरा वापस आई तो उसके हाथ में जूस के 2 गिलास थे। उसने एक गिलास अरूबा की तरफ बढ़ाया और इसरार करके उसे पीने पर मजबूर किया। अरूबा ने बेखबरी में वो मशरूब पी तो लिया, मगर चंद ही लम्हों बाद उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस होने लगा और उसकी आंखों के सामने धुंधलाहट छाने लगी। ज़ोहरा ने जब देखा कि दवा ने अपना असर कर दिखाया है और अरूबा के होशो आवाज़ जवाब दे रहे हैं तो उसने मौका पाते ही अपना बैग उठाया और एक सर्द मुस्कुराहट के साथ उसे वही नीम बेहोशी की हालत में अकेला छोड़कर खामोशी से हॉल से बाहर निकल गई। अरूबा ने लड़खड़ाती जुबान में ज़ोहरा को पुकारना चाहा, मगर उसके लबों ने साथ ना दिया और वो बेबसी से गिरती हुई होशो खुर्द की दुनिया से दूर होती चली गई। शाम ढले जब नजम को कॉलेज से फ़ोन मौसूल हुआ कि अरूबा छुट्टी के वक्त से लापता है और अभी तक घर नहीं पहुंची, तो उसके पैर तले से ज़मीन निकल गई। एक लम्हे के लिए उसकी तमाम नफरत और गुस्सा हवा हो गया और उसकी जगह एक अनजाने खौफ ने ले ली। उसने फ़ौरन अपनी गाड़ी निकाली और दीवानावार शहर की सड़कों पर निकल पड़ा। वो उन तमाम रास्तों पर गाड़ी दौड़ाता रहा जहाँ से अरूबा के गुजरने का इम्कान था। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था और जहन में तरह तरह के हौलनाक ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। वो बार बार खुद को कोस रहा था कि उसने क्यों उसे अकेला छोड़ा और क्यों उस पर इतनी सख्ती की। नजम ने कॉलेज के चौकीदार से लेकर अरूबा की क्लास फेलो तक हर एक से राब्ता किया, मगर कहीं से कोई सुराग ना मिला। वो शहर के हर बड़े अस्पताल और पार्क के चक्कर काट रहा था, मगर अरूबा का कहीं निशान न था। उसकी आंखें शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो रही थी और वो पागलों की तरह हर गुजरती लड़की में अरूबा का अक्स तलाश कर रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो नफरत के बावजूद उस लड़की के खो जाने के तस्वर से ही कितना खौफजदा है। नजम को किसी जराये से जब उस होटल का पता चला तो वो तूफानी रफ्तार से गाड़ी चलाते वहां पहुंचा और अंदर का मंजर देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। एक पुरतइश कमरे में बुलंद मौसीकी के दरमियान अरूबा सोफे पर नीम बेहोशी की हालत में पड़ी थी और उसके गिर्द चंद अजनबी मर्द खड़े उसे हवस भरी नजरों से देख रहे थे। नजम ने बगैर कुछ सोचे समझे धारते हुए उन पर हमला किया और गुस्से में पागल होकर जो सामने आया उसे धकेलते हुए अरूबा तक पहुंचा। उसने कांपते हाथों से अरूबा का संभाला, जिसकी आंखें बंद थी और वो होशो हवा से बेगाना हो चुकी थी।
نجم نے فوراً ہی اپنی چادر اس کے گرد لپیٹی اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر وہاں سے نکالا۔ اس کے دل میں ان مردوں کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا، مگر اس وقت اس کی ترجیح عروبہ کو اس غلاظت سے دور لے جانا تھا۔ وہ اسے لے کر تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا، جبکہ اس کا پورا وجود غصے اور صدمے سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ فلیٹ پر پہنچ کر نجم نے جیسے ہی عروبہ کو بیڈ پر لٹایا، اس نے محسوس کیا کہ وہ پوری طرح ہوش میں نہیں تھی، مگر اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ نشے کے زیر اثر عروبہ کی حرکات میں ایک عجیب سی بے باکی آ گئی تھی۔ وہ بار بار نجم کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کھینچنے لگی اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنی محرومی اور اس کی بے رخی کا شکوہ کرنے لگی۔ نجم جو پہلے ہی غصے اور جذبات کے طوفان میں گھرا ہوا تھا، اسے دور ہٹانے کی کوشش کرتا رہا، مگر عروبہ کی والہانہ وابستگی اور اس کی غربت نے اس کے حواس پر قابو پانا مشکل کر دیا۔ کمرے کی مدھم روشنی اور خاموشی میں نجم برسوں کی دبی ہوئی خواہشات اور غصہ ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ وہ جتنا خود کو روکنے کی کوشش کرتا، عروبہ کی بے ہوشی میں جانے کی والی لمس کی پکار اسے اتنا ہی کمزور کر رہی تھی۔ آخرکار وہ خود پر ضبط نہ کر پایا اور اس رات نفرت اور محبت کی سرحدیں دھندلا گئیں۔ جذبات کی روح میں بہ کر وہ سب کچھ کر گزرا جس کا اس نے کبھی ارادہ نہیں کیا تھا، اور وہ رات ان دونوں کی زندگیوں میں ایک ایسا موڑ لے آئی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اگلی صبح جب کھڑکی سے چندی دھوپ عروبہ کے چہرے پر پڑی تو اس نے بوجھل پلکوں کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولیں۔ اسے اپنا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے پہلو بدلا، اسے اپنے قریب نجم کی موجودگی کا احساس ہوا، جو ابھی گہری نیند میں تھا۔ اسے دھندلا سے یاد آنے لگا کہ کل رات کیا ہوا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر نجم کے برہنہ سینے پر پڑی، جہاں اس کے اپنے ہی ناخنوں اور دانتوں کے گہرے سرخ نشانات جا بجا بکھرے ہوئے تھے، اس کے سینے میں جیسے سانس اٹک گئی۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور لرزتے ہاتھوں سے خود کو چادر میں ڈھانپنے لگی۔ اسے اپنی روح تک کانپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ خوف اور شرمندگی کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی اور وہ بے اختیار بیڈ سے اتری۔ اسے اپنی حالت اور کمرے کے بکھرے ہوئے منظر سے اندازہ ہو گیا تھا کہ رات ان کے درمیان تمام طرحیں ختم ہو چکی تھی۔ وہ سہمے ہوئے ہرن کی طرح تڑپ کر دروازے کی طرف لپکی اور بغیر پیچھے مڑے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ کچھ ہی دیر بعد نجم غصے میں بپرا ہوا عروبہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر شدید بیزاری پھیلی ہوئی تھی۔ عروبہ جو کونے میں ہی سمٹی بیٹھی رو رہی تھی، اسے دیکھ کر مزید سہم گئی۔ نجم نے اس کے قریب آ کر دھاڑتے ہوئے کہا کہ اپنی یہ مگر مچھ کے آنسو بہانا بند کرو، کیونکہ تم کل کی حرکات نے ثابت کر دیا ہے کہ تم کس قسم کی لڑکی ہو۔ اس نے نفرت بھرے لہجے میں طنز کیا کہ ایک شریف زادی کبھی بھی غیر مردوں کے درمیان ہوٹل کے کمرے میں نہیں پائی جاتی، اور نہ ہی ایسی بے شرمی کا مظاہرہ کرتی ہے جیسا تم نے کل رات کیا۔ نجم نے اسے باور کرایا کہ اس کی نظر میں اب عروبہ کی کوئی بھی عزت باقی نہیں رہی، اور کل رات جو کچھ بھی ہوا وہ صرف ایک حادثہ تھا جسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سمجھتا ہے۔ عروبہ اس کے الفاظ کی کاٹ سے اندر تک چھنی ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، خود کو بے قصور ثابت کرنا چاہتی تھی، مگر نجم کے سنگ دلانہ لہجے نے اس کی زبان ہی کنگ کر دی، اور وہ صرف بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اگلے دن جب زہرا نے کالج میں عروبہ سے رابطہ کیا تو وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی اور اپنی بربادی کا سارا احوال سنا دیا۔ زہرا نے بڑی ہی فنکاری سے اپنی آنکھوں میں آنسو لائے اور جھوٹی قسمیں کھا کر عروبہ کو یقین دلایا کہ وہ خود اس رات بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر نکلی تھی اور اسے بھی کوئی لینے آ گیا تھا۔ عروبہ نے اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا۔ اسے لگا کہ اس کی سہیلی بھی اس کی ہر حالت کی ماری ہوئی ہے، اور وہ اسے قصوروار سمجھنے کے بجائے الٹا اسی کی ہمدرد بن گئی۔ دوسری طرف جب نجم کو پتہ چلا کہ عروبہ ابھی اسی لڑکی سے رابطے میں ہے تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ وہ ایک تجربہ کار مرد تھا اور اسے زہرا کے اعتبار سے ہی شک ہو گیا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی گہری چال چل رہی ہے۔ نجم نے عروبہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس لڑکی سے کسی بڑی مصیبت میں ڈال دے گی، اور وہ ہوٹل والا واقعہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، مگر عروبہ نے اس کے شک کو صرف اپنی دشمنی اور سخت مزاجی پر معمول کیا اور زہرا کی صفائی میں نجم سے بھی الجھ پڑی۔ دونوں کے درمیان زہرا ایک ایسی دیوار بن گئی تھی جسے عروبہ اپنی ڈھال سمجھ رہی تھی، جبکہ نجم اسے اپنی تباہی کا پیش خیمہ دیکھ رہا تھا۔ نجم کا غصہ اب اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس نے عروبہ کی تمام تر آزادی چھین لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر عروبہ باہر قدم نکالے گی تو دوبارہ کسی نئی آفت کو دعوت دے گی۔ اس نے ایک صبح نہایت ہی سرد لہجے میں عروبہ کو بتایا کہ آج سے تمہارا کالج جانا بند ہے، اور جب تک میں نہ چاہوں تم اس فلیٹ سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ عروبہ نے احتجاج کرنا چاہا، اپنی پڑھائی کا واسطہ دیا، مگر نجم نے اس کی ایک نہ سنی اور باہر سے دروازہ لاک کر کے چابی اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ وہ ابھی عالیشان فلیٹ میں ایک قیدی بن کر رہ گئی تھی جہاں دیواروں سے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی، اور کھڑکی سے باہر نظر آتی دنیا اسے اپنی بے بسی کا احساس دلاتی تھی۔ نجم کا یہ رویہ اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ وہ سارا دن تنہائی میں آنسو بہاتی اور خود کو اس بندر میں مزید جکڑا ہوا محسوس کرتی، جبکہ نجم کا خیال تھا کہ اسے گھر میں قید رکھ کر ہی وہ اسے مزید بگڑنے سے بچا سکتا ہے۔ اس جبری قید نے ان کے درمیان موجود نفرت کی خلیج کو اور بھی گہرا کر دیا تھا۔ فلیٹ کی خاموشی اب کسی طوفان کا پیش خیمہ لگنے لگی تھی، جہاں عروبہ اور نجم کے درمیان ایک غیر محسوس خاموش جنگ جاری تھی۔ عروبہ نے احتجاج نجم سے بات کرنا بالکل ہی چھوڑ دی تھی، اور وہ اس کی موجودگی میں اس طرح گزرتی جیسے وہ کوئی دیوار ہو، جبکہ نجم بھی اپنی انا کے خول میں بند اس کی خاموشی کا جواب بے رخی سے دیتا۔ مگر اس شدید تناؤ اور نفرت کے پس پردہ ایک انجانی اور پراسرار کشش نے بھی جنم لینا شروع کر دیا تھا، جس کا ادراک دونوں کو ہی نہیں تھا۔
नजम काम के दौरान अक्सर लाशूरी तौर पर अरूबा के कमरे की तरफ देखता और उसकी उदास सूरत उसे बेचैन कर देती। वो जितना उससे दूर भागने की कोशिश करता, उसे अरूबा के वजूद की खुशबू अपने हवासों पर हावी होती महसूस होती। दूसरी तरफ अरूबा भी लाख नफरत के बावजूद नजम की आहट पर ही चौंक जाती और उसकी बारूब शख्सियतों से एक अजीब से खौफ और कशिश के मिले जुले एहसास में मुब्तला कर देती। वो दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश में मसरूफ थे, मगर उन दोनों के दिलों की धड़कनें अब एक दूसरे के लम्स और गुर्बत की याद से मखलूब होने लगी थी, जिसने उस नफरत भरे रिश्ते में एक नया रुख पैदा कर दिया था। रात के आखिरी पहर जब पूरा फ्लैट गहरी नींद की आगोश में था, नजम की बेचैनी उसे बिस्तर पर करवटें बदलने पर मजबूर कर रही थी। आखिरकार वो दबे कदमों अरूबा की कमरे की तरफ बढ़ा और आहिस्तगी से दरवाज़ा धकेला। कमरे में लैंप की मध्यम रोशनी फैली हुई थी और अरूबा बेड पर औंधे मुगिरी सो रही थी। उसके गालों पर सूखे हुए आंसू के निशान अब भी नुमाया थे और चेहरे पर बुखार की तपिश से टिमटिमा रहा था। नजम ने करीब आकर देखा तो वो सर्दी से सुखड़ी हुई थी और उसका सांस तेजी से चल रहा था। उसके दिल में एकदम से टीस उठी और उसकी तमाम तरतलखी एक पल के लिए कहीं पीछे छुप गई। उसने निहायत नरमी से कंबल उठाकर उसके गिर्द दुरुस्त किया और अपना हाथ उसके माथे पर रखा तो तपिश महसूस करके उसकी परेशानी बढ़ गई। वो जो उसे दिन पर सख्त अल्फाज से छन्नी करता रहा था, अब खुद अपने हाथों से पानी की पट्टियां भिगोने लगा। नजम ने काफ़ी देर तक खामोशी से उसके सर पर ठंडी पानी की पट्टियां रखी और उसकी बिगड़ी हुई जुल्फों को पेशानी से हटाते हुए गहरा सांस लिया। उसे खुद पर भी गुस्सा आया था कि वो क्यों इस लड़की के दुख पर तड़प उठता है जिसे वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल समझता है। जब अरूबा का बुखार कुछ कम हुआ और उसकी सांसें हमवार हुई तो नजम ने उसे एक आखिरी बार फिक्रमंद नजरों से देखकर बाहर निकल गया, मगर उसके कदमों में पहले जैसी मजबूती नहीं थी, क्योंकि वो जान चुका था कि नफरत की तहों के नीचे फिक्र का एक समंदर अब भी मौजूद है। अगले चंद दिन अरूबा की तबीयत में अजीब सी बेचैनी और नकाहत घर कर आ गई थी। उसे हर वक्त सर चकराता हुआ महसूस होता और खाने की खुशबू से ही उसका जी मतलाने लगता। एक सुबह जब वो किचन में चाय बनाने गई तो दूध की महक ने उसके इस कदर परेशान किया कि वो दौड़ती हुई वॉशरूम की तरफ भागी। मुसलसल क्या और मतली ने उसे निढाल कर दिया था और वो दीवार का सहारा लिए वहीं फर्श पर बैठ गई। उसका रंग जर्द पड़ चुका था और आंखों के गिर्द स्याह हल्के उसके अंदरूनी टूट फूट की गवाही दे रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जिस्म में एक ऐसी तब्दीलियाँ आ रही हैं, मगर एक अनजाना सा खौफ उसके दिल में सर उठाने लगा। जब वो बमुश्किल चलती हुई अपने कमरे तक पहुंची तो आईने में अपना मुरझाया हुआ अक्स देखकर उसे उस रात का ख्याल आया जिसने उनके दरमियान सब कुछ बदल कर रख दिया था। और वो ये सोच कर ही कांप उठी कि कहीं वो कोई ऐसी जिम्मेदारी तो नहीं उठाने वाली जो इस बिखरे हुए रिश्ते को मजीद पेचीदा बना देगी। अरूबा ने बिस्तर पर गिरते ही अपना हाथ अपने पेट पर रखा और बेख्तियार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हो रहा था कि कुदरत उसे एक ऐसी आजमाइश में डालने वाली है जहाँ उसे नजम की नफरत और समाज के तानों का अकेले ही सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद जब डॉक्टर ने हमल की तस्दीक की तो अरूबा के पांव तले से ज़मीन निकल गई। वो एक अजीब से खौफ और उम्मीद के दरमियान ही घरी फ्लैट में वापस आई, मगर नजम का रद्द-ए-अमल उसकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा भयानक था। जैसे ही उसने थरथराती आवाज़ में नजम को ये खबर सुनाई, नजम के चेहरे पर खुशी के बजाय नफरत और गुस्सार की एक लहर दौड़ गई और उसने बेदर्दी से अरूबा का बाजू जकड़कर उसे अपने से दूर धकेल दिया। नजम ने कड़ी आवाज़ में धारते हुए कहा कि इस गुनाह की निशानी को मुझ पर थोपने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं उसे अपना बच्चा कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा। ये सिर्फ उस एक रात की गलती है जिस पर मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। उसने अरूबा की आंखों में झांकते हुए सफाकी से कहा कि जो लड़की गैर मर्दों के साथ होटल जा सकती है, मैं कैसे मान लूँ कि ये मेरा खून है। अरूबा ने तड़प कर उसे सफाई देने की कोशिश की, मगर नजम ने उसकी एक ना सुनी और उसे बीच रास्ते में ही उसकी ममता समेत तन्हा छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। उसने उन संग दिलाना अल्फाज ने अरूबा के वजूद को किरची किरची कर दिया था और वो अपने पेट पर हाथ रखे फर्श पर बैठ के धाड़े मार कर रोने लगी, क्योंकि जिस बच्चे को उसकी ढाल बनना था वही उसके किरदार पर लगने वाला सबसे बड़ा दाग बन चुका था। नजम ने कमरे की फिजा को अपने तल्ख फैसले से जहर आलूद कर दिया था। उसकी आवाज़ में ज़रा सी भी लर्जिश ना थी जब उसने अरूबा को की तरफ ही पीट करके सर्द लहजे में अपना आखिरी फैसला सुनाया। उसने दो टुक अल्फाज में कह दिया कि ये बच्चा जिस हाल में भी दुनिया में आए उसकी पैदाइश तक तुम इस घर में रहोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाहर की दुनिया में मेरी साख पर कोई हर्फ आए। लेकिन याद रखना, जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा मेरा और तुम्हारा ताल्लुक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और मैं उसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। अरूबा ने साकित नजरों से उसे देखा। उसे लगा जैसे उसके गिर्द मौजूद हवा ख़त्म हो गई और वो सांस लेने के लिए तड़प रही हो, मगर नजम के चेहरे पर पत्थर जैसी सख्ती बरकरार रही। उसने मजीद कहा कि इस वक्त तक हम एक ही छत तले रहेंगे, मगर हमारे दरमियान कोई भी रिश्ता नहीं होगा। तुम सिर्फ इस बच्चे की इमानतदार हो और उसके बाद तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई भी जगह नहीं रहेगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और पीछे अरूबा को एक ऐसी जिंदा लाश की सूरत छोड़ गया जिसके पास अपनी सफाई देने के लिए लफ्ज़ थे और ना ही आने वाले कल के लिए कोई उम्मीद। वो बस अपनी किस्मत के इस नए और हौलनाक मोड़ पर आंसू बहाने के लिए सिवा कुछ ना कर सकी। अरूबा के लिए नजम की वो बात किसी खंजर की तरह उसके दिल के पार उतर गई थी। वो बेड के पास से लगी फर्श पर ही ढेर हो गई और खामोशी से बहते आंसू उसके दुपट्टे को भिगोने लगे।
उसे इस बात का दुख नहीं था कि नजम उसे तलाक दे देगा या वो अकेली रह जाएगी, बल्कि वो तो इस बेयकीनी पर रो रही थी जिसने उसे एक पल में उसकी नजरों में गिरा दिया था। उसके लिए सोचना महाल था कि जिस शख्स को उसने अपना सब कुछ माना वही उसकी पाक दामनी पर शक कर रहा है और उसके वजूद में पलने वाली नन्ही जान को अपना खून मारने से इनकारी है। वो बार बार अपने हाथों की लकीरों को देखती और सोचती कि क्या एक होटल जाने की गलत फहमी ने उसकी पूरी जिंदगी को एक सवालिया निशान बना दिया है। उसका रोना अब किसी चीखों पुकार का मोहताज नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी खामोश सिसकी थी जो उसके अंदर सब कुछ तोड़ फोड़ रही थी। वो नजम की नफरत तो बर्दाश्त कर सकती थी, मगर उसकी ये बेयकीनी उसे जीते जी मार रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो अब कभी भी खुद को उस शख्स के सामने बेकसूर साबित करने नहीं पाएगी जिसने उसे बिना सुने ही मुजरिम करार दे दिया था। कई रोज की खामोशी के बाद जोहरा ने जब दोबारा अरूबा को फ़ोन किया तो उसके लहजे में ऐसी मस्तूई हमदर्दी थी जैसे वो अरूबा के दुख में बराबर की शरीक हो। अरूबा ने जब सिसकते हुए उसे नजम के फैसले और उसकी बेयकीनी के बारे में बताया तो जोहरा ने मौका गनीमत जाना और जहरीले अल्फाज में उसे भड़काना शुरू कर दिया कि मैं तो पहले ही कहती थी कि नजम एक संग दिल इंसान है, उसे तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी अना की परवाह है। उसने बड़े ही मकराना अंदाज में अरूबा के जहन में ये बात बिठा दी कि नजम इस बच्चे को सिर्फ इसलिए तस्लीम नहीं कर रहा ताकि वो तुम्हें तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल सके, वरना कौन बाप अपने खून पर ऐसी शक करता है। जोहरा ने उसे बावर करवाया कि वो इस कैदनुमा फ्लैट में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है और नजम जैसे शक करने वाले मर्द के साथ रहकर वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। अरूबा जो पहले ही टूट चुकी थी जोहरा की इन चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसे अपना वाहिद सहारा समझने लगी। उसे लगा कि शायद जोहरा ही वो इंसान है जो उसके कुर्ब को समझती है, जबकि हकीकत में जोहरा उसे नजम से दूर करके अपनी किसी नई चाल की बसात बिछा रही थी। हमल के आखिरी महीने अरूबा के लिए जिस्मानी और ज़हनी अज़ियत का मजमुआ बन चुके थे। उसकी रंगत हल्दी की तरह जर्द पड़ गई थी और कमजोरी इस हद तक बढ़ गई थी कि अब उसके लिए चंद कदम चलना भी मुहाल था। वो सारा दिन खिड़की के पास बैठी खाली नजरों से बाहर देखती रहती। उसके वजूद में पहले जैसी जिंदगी बाकी नहीं रही थी, बल्कि वो एक बुझती हुई शमा की मानने लग रही थी। दूसरी तरफ नजम जो बज़ाहिर खामोश और दाताल्लुक बना हुआ था, अंदरूनी तौर पर एक शदीद कर्ब से गुजर रहा था। वो जब भी अरूबा को नकाहत से निढाल देखता तो उसके दिल में एक अजीब सी तड़प उठती जो उसे बेचैन कर देती। वो रातों को उठकर छुप कर उसे सोते हुए देखता और उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर उसका जी चाहता कि वो उसे सीने से लगा ले, अपनी तमाम तर सख्त कलामी की माफ़ी मांग ले, मगर उसकी अना और वो शक का कांटा उसे हर बार ही पीछे खींच लेता। वो जितना खुद को संग दिल दिखाने की कोशिश करता, अरूबा की गिरती हुई सेहत उसे उतना ही अपनी गिरफ्त में ले रही थी। उसे पहली बार अब यह खौफ महसूस होने लगा था कि कहीं उस बच्चे की पैदाइशी कीमत वो अरूबा को ही ना खो दे। वो एक ऐसी कश्मकश का शिकार था जहाँ एक तरफ उसकी जिद थी और दूसरी तरफ वो अनजानी मोहब्बत जो अब भी उसके दिल के किसी कोने में अरूबा के लिए तड़प रही थी। हर एक बार फिर अरूबा के कमरे में मौजूद थी। उसके चेहरे पर झूठी तशवीश और खौफ के साए लरस रहे थे। उसने अरूबा के हाथ थाम कर इंतहाई राजदारी से सरगोशी की कि अरूबा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि नजम किस कदर ख़तरनाक हो चुका है। मैंने उसे फ़ोन पर किसी से बात करते सुना है कि वो इस बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हें जान से मारने की मनसूबाबंदी कर रहा है। अरूबा की आंखें खौफ से फैल गईं। वो पहले ही ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुकी थी, इसलिए जोहरा की इस हौलनाक झूठी कहानी पर फ़ौरन ही यकीन कर बैठी। जोहरा ने उसे हाँफते हुए ताकीद की कि अगर तुम अपनी और इस नन्ही जान की ज़िंदगी चाहती हो तो तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ शहर से बाहर निकलना होगा, वरना कल की सुबह तुम नहीं देख पाओगी। सहम कर और हवास खोकर अरूबा ने जल्दी में चंद कपड़े एक बैग में डाले और चोरों की तरह दबे कदम जोहरा के पीछे फ्लैट से बाहर निकल आई। जोहरा उसे लेकर तेजी से एक ऐसी गाड़ी की तरफ बढ़ी जो पहले से तैयार करी थी। अरूबा को लग रहा था कि वो अपनी मौत से भाग रही है, जबकि वो बेखबर थी कि वो जोहरा के बिछाए हुए एक और भयानक जाल में फंसकर शहर की हदूद से दूर किसी अनजानी दलदल की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी एक सुनसान और उजाड़ इलाके में बने एक पुराने फार्म हाउस के सामने जाकर रुकी, जहाँ दूर दूर तक इंसानी आबादी का नामो निशान तक न था। जोहरा ने अरूबा को ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारा और उसे एक तारीख कमरे में लेके जहाँ की बू और माहौल देखकर अरूबा का दम घुटने लगा। अभी वो कुछ पूछने ही वाली थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और चंद मशकूक और बदकिरदार किस्म के मर्द अंदर दाखिल हुए, जिनकी आंखों में दरिंदगी साफ नजर आ रही थी। अरूबा ने खौफज़दा होकर जोहरा का हाथ पकड़ना चाहा, मगर जोहरा ने सफाकी से अपना हाथ झटक दिया और उन मर्दों की तरफ देखकर एक मकाराना मुस्कुराहट के साथ कहा कि ये रही तुम लोगों की अमानत, अब ये तुम्हारी है और तुम उसके साथ जो चाहो करो। अरूबा के पैर तले से ज़मीन निकल गई जब उसे एहसास हुआ कि जिस सहेली को वो अपना निजात दहिंदा समझ रही थी उसने उसे महज चंद टिकों की खातिर ही उन दरिंदों के हवाले कर दिया था। वो चीखना चाहती थी, वो भागना चाहती थी, मगर उन मर्दों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और जोहरा उसे तड़पता हुआ छोड़कर इत्मीनान से कमरे से बाहर निकल गई, जबकि अरूबा अपनी ज़िंदगी की सबसे हौलनाक रात के सामने अकेली खड़ी रह गई। उस तारीख और हबसदा कमरे में जब उन दोनों दरिंदों के नापाक कह के गूंजे तो अरूबा की रूह तक लरज़ उठी। उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल का एहसास हो चुका था कि उसने एक मुखलिस शौहर के मुकाबले में एक सांप जैसी सहेली पर यकीन किया।
वो बेबसी की इंतहा पर थी। जब भागने का कोई भी रास्ता ना रहा तो वो दीवार के साथ लगकर फर्श पर ही ढेर हो गई और अपने दोनों हाथ से अपने पेट को ढांप लिया, जैसे अपने वजूद में पलने वाली नन्ही जान को उन वैश्यों से बचाने की आखिरी कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रमा था और दिल ही दिल में वो अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर फरियाद करने लगी कि ए मेरे रब, मैं गुनहगार हूँ, मैंने अपने शौहर की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ़ कर दिया और इस मासूम की खातिर मेरी लाज रख ले। उसके जहन में बार बार नजम का वो चेहरा घूम रहा था जो उसे खबरदार करता रहा था, मगर वो इस कदर फिक्र को दुश्मनी समझती रही। वो उसे सकते हुए पुकार रही थी कि नजम, मुझे बचा ले, मैंने आपका दिल दुखाया, मगर खुदारा मुझे इन दरिंदों के हवाले ना होने दें। उसी लम्हे उसे अपनी बेगुनाही साबित करने की तरफ से ज़्यादा इस बात का कर्ब था कि वो अपने शौहर की नाफरमानी करके इस मकाम तक पहुंची है और वो अपने रब से किसी मौजे की तलबगार थी जो उसे इस जहन्नुम से निकाल कर दोबारा से नजम के साए में ले जाए। अभी उन दरिंदों में से एक ने अरूबा की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक फार्म हाउस का बैरूनी दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से टूटा और नजम गुस्से में बिफरा हुआ किसी बिफरे हुए शेर की तरह अंदर दाखिल हुआ। नजम ने जैसे ही अरूबा को फर्श पर सहमे हुए देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसने पलक झपकते में ही सामने मौजूद शख्स के जबड़े पर ऐसा जोरदार मुक्का रसीद किया कि वो दूर जा गिरा। वो वैशी सिफ्त मर्द नजम पर टूट पड़े, मगर नजम के सर पर उस वक्त जुनून सवार था। उसने एक एक करके उन सब को ही लहूलुहान कर दिया और कमरे की फिजा उनकी चीखों से गूंज उठी थी। जोहरा जो बाहर भागने की कोशिश कर ही रही थी, नजम ने उसे बालों से जकड़ कर घसीटते हुए अरूबा के सामने ला खड़ा किया और उसके चेहरे पर पड़ा हुआ मुलम्मा नोच फेंका, जिससे उसकी बकाराना हकीकत अरूबा पर पूरी तरह आश्कार हो गई। नजम ने तड़प कर अरूबा को बाजू में भर लिया जो शिद्दत खौफ से नीम बेहोश हो रही थी। उसने अपनी कमीज के आस्तीनों से खून पोंछते हुए उसे तसल्ली दी कि वो महफूज है और कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। उस खौफनाक लड़ाई के बाद नजम अरूबा को उन दरिंदों और जोहरा की शर से निकालकर बाहर ले आया, जहां अब उनके दरमियान तमाम तर गलत फहमियों की दीवारें लहू और आंसुओं की इस दास्तान में गिर चुकी थीं। फार्म हाउस से वापसी का सफ़र एक ऐसी खामोश अजियत की मानंद था जिसने गाड़ी के अंदर की फिजा को बोझल कर रखा था। नजम बड़ी ही महारत से गाड़ी चला रहा था, मगर उसकी नजरें सिर्फ सामने सड़क पर ही जमी थी, जैसे वो अरूबा की मौजूदगी को नज़रअंदाज करने की भरपूर कोशिश कर रहा हो। अरूबा जो सदमे और खौफ से अभी तक कांप रही थी, बार बार नजम की तरफ देखती ताकि उसे शुक्रिया कह सके या अपनी माफ़ी मांग सके, लेकिन नजम का पत्थर चेहरा और स्टीयरिंग पर जमी हुई उसकी गिरफ्त में मौजूद तनाव उसे कुछ भी कहने की हिम्मत ना होने देता। उसने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया ज़रूर था, मगर उसके रवैये की सर्द मेरी बता रही थी कि उसके दिल में मौजूद बदगुमानी का जख्म अब भी भरा नहीं है। फ्लैट पहुंचकर भी नजम ने कोई लफ्ज़ कहे बगैर ही दरवाज़ा खुला और अरूबा को अंदर जाने का इशारा किया, जैसे वो उसे बचाकर अपने किसी अखलाकी जिम्मेदारी से तो सुबकदोश हो गया हो, लेकिन उसे अपना सके की हिम्मत अब भी उसमें बाकी ना हो। अरूबा ने जब रुक कर उसे पुकारना चाहा तो नजम ने हाथ के इशारे से उसे खामोश कर दिया और ख़ुद दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, जिससे ये वाज़ेह हो गया कि उनके दरमियान फासले अभी कायम है और जिस्मानी हिफाजत के बावजूद उनके दिलों के दरमियान वो सर्द जंग अब भी जारी है जिसने उस रिश्ते को एक बेनाम कैद बना दिया था। इसी बोझल खामोशी और दूरी के दौरान अचानक एक रात अरूबा की तबीयत शदीद बिगड़ गई और उसी लेबर पेन की टी से उठने लगी। दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वो तकलीफ से तड़प उठी और बेख्तियार ही उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई जिसने पूरे फ्लैट की सकूत को तोड़ दिया। नजम जो बराबर के कमरे में ही बेख्वाबी का शिकार था, आवाज़ सुनते ही दीवानावार भागता हुआ अरूबा के पास पहुंचा और उसे पसीने में शराबोर तकलीफ से दौरा होते देखकर और उसके हाथ पांव फूल गए। उसने एक पल की भी ताख़ीर किए बगैर अरूबा को अपनी मजबूत बाजों में उठाया और सीढ़ियों की तरफ भागा। उस वक्त उसे अपने दिल में लगी हुई बदगुमानी की आग का होश तक न था, उस फैसले का जो उसने तलाक के बारे में कर रखा था। गाड़ी की रफ्तार तूफानी थी और नजम की नजरें बार बार साथ वाली नशिस्त पर तड़पती हुई अरूबा पर पड़ी थी। वो बार बार उसे हौसला दे रहा था कि हिम्मत मत हारना अरूबा, हम बस पहुंचने वाले हैं। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते ही उसने डॉक्टरों को आवाज़ें देना शुरू कर दी और जब तक स्ट्रेचर उसे अंदर नहीं ले गया, नजम ने उसका हाथ थामे रखा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा नजम अब एक ऐसा शख्स था जिसकी तमाम तरना और सख्ती उस खौफ के सामने ढेर हो चुकी थी कि कहीं वो इस औरत को खो ना दे जो उसके तमाम तर नफरतों के बावजूद भी उसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर की राहदारी में लगी सुर्ख लाइट नजम के दिल में किसी खतरे के निशान की तरह चुभ रही थी। वो बेचैनी के आलम में कभी एक दीवार से दूसरी दीवार तक चहलकदमी करता और कभी दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ जाता। अस्पताल की उस मखसूस पुअर खामोशी ने उसके एहसाब को मुंजमद कर दिया था। उसे रह रहकर अरूबा का वो तकलीफ से निढाल चेहरा याद आ रहा था जो आखिरी वक्त तक उसकी तरफ एक उम्मीद भरी नज़र से देख रहा था
اس کے ذہن میں بار بار وہ تمام لمحات فلم کی طرح چل رہے تھے جب اس نے اروبا کو اپنی تلخ باتوں سے چھنی کیا تھا، اور اب اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس سے نفرت کا کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ کرے، لیکن اسے کھونے کا تصور ہی اس کی روح فنا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اسے اپنی تمام ترنا اور وہ طلاق والا فیصلہ اب انتہائی حقیر اور فضول لگنے لگا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے لیے کائنات کی سب سے اہم بات صرف اروبا کی زندگی تھی۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا اللہ، اسے مجھ سے مت چھیننا، میں اسے ابھی بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجھے اسے سننا ہے۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اس ٹھنڈی راداری میں اپنی زندگی کے سب سے قیمتی متاع کو بچانے کے لیے مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ ایک ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور نرس ایک سفید نرم تولیے میں لپٹی ننھی سی جان کو اٹھائے باہر آئی۔ نجم کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے جیسے تھم سی گئیں۔ نرس نے مسکراتے ہوئے مبارکباد دی اور وہ ننھا سا وجود نجم کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ جیسے ہی نجم کی نظر اس کے معصوم چہرے پر پڑی، اس کے وجود میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ نجم کا اپنا ہی عکس تھا، وہی پیشانی، وہی نقوش اور وہی وجاہت جو نجم کی پہچان تھی۔ اسے کسی ڈی این اے ٹیسٹ کے یا ثبوت کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ قدرت نے اس کے انکار کا جواب اس بچے کی صورت میں دے دیا تھا۔ نجم کے ہاتھ لرزنے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ اسے اپنی اس تنگ دلی پر بے انتہا شرمندگی محسوس ہوئی جس کے تحت اس نے اس معصوم کو اپنا خون ماننے سے انکار کیا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ اپنے بیٹے کے ماتھے کو چھوا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے ایک لمحے میں اس کی تمام تر انا، شک اور نفرت مٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ وہی راداری میں اپنے بیٹے کو بازوؤں میں بھرے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی پاک دامن بیوی پر کتنا بڑا بہتان لگایا تھا، اور وہ معصوم جان اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت سچ بن کر اس کے ہاتھوں میں سانس لے رہی تھی۔ نجم نے جب اپنے لرزتے ہاتھوں میں اس ننھے سے وجود کو سنبھالا تو اس کے دل پہ جمی ہوئی نفرت کی برف ایک دم میں پگھل کر آنسو کی صورت بہنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ اس معصوم کے خط و خال، اس کی بند آنکھوں کی لکیریں اور یہاں تک کہ اس کے ننھے سے ہاتھ کی انگلیاں بھی بالکل نجم جیسی ہی تھیں۔ وہ بچہ تو جیسے نجم کا دوسرا جنم تھا۔ اسے اپنے ان سنگ دلانہ الفاظ پر شدید پچھتاوا ہونے لگا جب اس نے اسے اس رات کی غلطی قرار دیا تھا، جبکہ یہ تو اس کے اپنے ہی وجود کا حصہ اور اس کے سچائی کی سب سے بڑی گواہی تھی۔ اس نے شدت جذبات سے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی بھینی بھینی خوشبو سے نجم کے اندر کے تمام تر زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ اسے اب کسی سے کچھ بھی پوچھنے یا کسی صفائی کی ضرورت نہیں رہی تھی، کیونکہ قدرت نے اس کے بچے کے چہرے میں نجم کا ہی عکس ڈال کر تمام تر بدگمانیوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے تک طلاق کے فیصلے پر بضد تھا، اب اپنے بیٹے کے ماتھے کو چومتے ہوئے خاموشی سے اپنے رب سے اس زیادتی کی معافی مانگ رہا تھا جو اس نے اروبا اور اس کے معصوم کے ساتھ کی تھی۔ اس کے چہرے کی سختی اب ایک باپ کی ممتا اور پچھتاوے کی نمی میں بدل چکی تھی، اور وہ بار بار اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ پہچان لیا ہے۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب اروبا کی آنکھیں بوجھل پن سے کھلی تو کمرے کی سفید دیواریں اور دوائیوں کی مخصوص بو نے اسے حقیقت کا احساس دلایا۔ اس نے تکلیف کے باوجود بھی اپنی گردن موڑ کر سامنے دیکھا جہاں نجم خاموش کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اروبا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید نجم اب وہی کاغذات لایا ہوگا جن کا تذکرہ اس نے مہینوں پہلے کیا تھا۔ اسے اب اپنی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ سہنے کے لیے خود تیار کرنا تھا خود کو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نجم اپنے فیصلے کا کتنا پکا ہے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں نجم کو پکارنا چاہا، مگر اس کے خشک ہونٹوں سے لفظ ادا نہ ہو سکے۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی ہی رہی کہ وہ اب اسے اس گھر سے نکل جانے کا کہے گا جہاں اس نے اپنی مامتا کی پہلی سانس لی تھی۔ نجم کی خاموشی اروبا کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھی۔ وہ ساکت کھڑا رہا اور اس کی نظر اروبا کے چہرے پر جمی تھی، جن میں اب وہ پرانی نفرت اور حقارت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہاں ایک عجیب سا قرب اور ندامت رقص کر رہی تھی۔ اروبا نے اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ وہ نجم کی اس پراسرار خاموشی کو طلاق سے پہلے کا سکوت سمجھ رہی تھی۔ وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ اس خاموشی کے پیچھے نجم کی انا کا وہ قلعہ مکمل طور پر زمین بوس ہو چکا ہے جس نے ان کے رشتے کو اب تک ایک بنجر بنا رکھا تھا۔ نجم چند قدم آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ اروبا کچھ سمجھ پاتی وہ اس کے بیڈ کے قریب فرش پر ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں پچھتاوے کی حدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ اروبا نے حیرت اور پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ سے ہی اپنی انا کے بت کو پوچھتا رہا تھا آج اس کے سامنے ایک مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ نجم نے اروبا کے نڈھال ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اسے سکتے ہوئے کہنے لگا کہ اروبا، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی اندھی انا اور شک کی وجہ سے تمہیں پاک دامنی پر داغ لگایا جو کبھی بھی مٹ نہیں سکتا۔ میں نے اپنے ہی خون کو چھٹلایا اور تمہیں جیتے جی مار دیا۔ اس کی آواز ندامت سے بھاری ہو رہی تھی جب اس نے اعتراف کیا کہ اس بچے کے چہرے نے میرے ہر تانے کو جھوٹا ثابت کر دیا اور میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ تمہارے سامنے نظریں بھی اٹھا سکوں۔
अरूबा साकित खड़ी होकर उसे देखती ही रही, जबकि नजम ने रोते हुए उसके हाथ पर अपना माथा रख दिया और इल्तिजा की कि अगर हो सके तो मुझे उस एक रात की गलत फहमी और उन तमाम महीनों की अजियत के लिए माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें खोकर पाया है कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई हो। उस लम्हे नजम की तमाम तसद मेरी उसके आंसू में बह गई थी और वो एक ताकतवर शौहर के बजाय एक हारे हुए इंसान की तरह अपनी बीवी के कदमों में अपने गुनाहों का बोझ उतार रहा था। अस्पताल के कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और पुलिस इंस्पेक्टर ने अंदर दाखिल होते हुए नजम को वो फाइल थमाई जिसमें ज़ोहरा के तमाम तर कॉल रिकॉर्डिंग्स और उस रात की सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी, जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। पुलिस ज़ोहरा को हथकड़ियाँ लगाकर अस्पताल के कॉरिडोर से गुजर आ रही थी, जहाँ वो अपने किए पर शर्मिंदा होने के बजाय अभी मकराना नजरों से इधर उधर ही देख रही थी। मगर नजम की एक गजबनाक नजर ने उसे खामोश करा दिया। इन सबूतों ने यह साबित कर दिया था कि अरूबा को इस होटल तक एक सोची समझी साजिश के तहत ले जाया गया था और वो हमेशा से ही उतनी ही पाकदामद थी जितना नजम का उस पर किया जाने वाला शक गहरा था। नजम ने जब वो रिकॉर्डिंग सुनी जिनमें ज़ोहरा ने अपनी जीत का जश्न मना रही थी, तो उसे अपने आप से घिन आने लगी कि उसने एक सांप जैसी औरत की बातों में आकर अपनी हीरा जैसी बीवी को रोल दिया था। ज़ोहरा को जब पुलिस की गाड़ी में डाला गया तो उसके चेहरे की वो मसनूई सी मुस्कुराहट हमेशा के लिए ही छिन चुकी थी और वो अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी, जबकि नजम उन कागजात को सीने से लगाए अरूबा के सामने उस नदामत से खड़ा था जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन ना था, क्योंकि उसे अभी अपनी बीवी की पाकीज़गी का वो सबूत मिल चुका था जिसका तकाजा करना ही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। कुछ दिनों बाद जब नजम अरूबा और अपने नन्हे शहजादे को लेकर फ्लैट पर वापस पहुंचा तो घर का मंजर ही बदला हुआ था। इस बार नजम ने अरूबा का बैग किसी दूसरे कमरे में नहीं रखा, बल्कि उसे सहारा देकर अपने साथ ही अपने कमरे में लेकर आया। वही कमरा जो कभी सर्द मेहरी का घर था अब ममता की खुशबू से महक रहा था। नजम ने अरूबा को बेड पर आराम से बिठाया और खुद झुककर बच्चे के झूले को बेड के बिल्कुल ही करीब सेट किया ताकि अरूबा को ज़रा सी भी तकलीफ ना हो। उसके हर अमल से पछतावे के साथ साथ बेपनाह मोहब्बत छलक रही थी। वो जो अब तक सख्त दिल नजम नहीं रहा था, जो बात बात पर ताने देता था, बल्कि अब वो एक ऐसा शौहर और बाप बन चुका था जो हर वक्त अरूबा की खिदमत के लिए तैयार रहता। कभी उसके लिए गर्म सूप लाता तो कभी बच्चे के रोने पर आधी रात को उठकर उसे बहलाने लगता। अरूबा जब उसे अपने पाँव दबाते या बच्चे को गोद में लिए कमरे में टहलते हुए देखती तो उसकी आंखें भर आती कि जिस शख्स ने उसे घर से निकालने की कसम खाई थी आज वही उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखने के लिए अपनी नींदें कुर्बान कर रहा है। फ्लैट की वो दीवारें जो कभी खामोश अजियत की गवाह थी अब नजम की मोहब्बत भरी बातों और बच्चे की मासूम सी किलकारियों से जिंदा हो उठी थी और नजम ने खामोशी से ये अहद कर लिया था कि वो अपनी उम्र भर की मोहब्बत से अरूबा के दिल पर लगे हुए शक के हर जख्म को भर देगा। शाम के ढलते हुए साए फ्लैट की बालकनी में बिछे कालीन पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहे थे और दूर उफक पर नारंगी रंग की लहरें एक नए आगाज का पता दे रही थी। नजम ने उस शाम को ख़ास बनाने के लिए बालकनी को हल्की रोशनी और गुलाब के फूलों से सजाया था, जहाँ ठंडी हवा के झोंके माहौल में एक अजीब सा सुकून भर रहे थे। अरूबा जो अब काफ़ी हद तक सेहतमंद हो चुकी थी, जब वहाँ पहुँची तो उसे सामने मेज़ पर एक मखमली डिबिया खुली हुई नजर आई जिसमें हीरे की एक खूबसूरत अंगूठी चमक रही थी। नजम ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि अरूबा, पहली बार जब ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में आई थी तो वह सिर्फ एक समाजी रिश्ता और जबरी बंधन था, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियों और अपने घर की मलका बनाकर ये अंगूठी पहनाना चाहता हूँ। उसने अरूबा की उंगली में वो अंगूठी पहनाई तो अरूबा को महसूस हुआ जैसे उसके माजी के तमाम तर दुख और तलखियाँ उससे एक लम्हे की मिठास में घुल कर ख़त्म हो गई हैं। नजम ने उसके माथे पर बोसा दिया और अहद किया कि अब उनके दरमियान कभी भी शक की कोई दीवार हायल नहीं होगी, क्योंकि ये रिश्ता अब मजबूरी का नहीं बल्कि उस लासवाल मोहब्बत का है जो पछतावे की आग में तप कर कुंदन बन चुकी थी। इस रोमानवी शाम के शहर में वो दोनों ही एक दूसरे के करीब थे और फ्लैट के अंदर से आती बच्चे की हल्की सी आवाज़ उनकी इस नई और सच्ची ज़िंदगी की पहली गवाह बन रही थी। कमरे की दीवार पर लगी वो पुरानी और उदास तस्वीरें अब हटा दी गई थी और उनकी जगह एक बड़ी और खूबसूरत फैमिली फ़ोटो के लिए जगह बनाई गई थी। सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से छन कर अंदर आ रही थी, जिससे पूरे घर में एक नई जिंदगी का एहसास नुमाया था। नजम ने गहरे रंग की शेरवानी पहन रखी थी और उसके चेहरे पर वो सुकून था जो बरसों की बेचैनी के बाद नसीब होता है, जबकि अरूबा अपने बेटे को गोद में लिए हल्के रंग के नफीस से लिबास में मलबूस किसी शहजादी की तरह दमक रही थी। जैसे ही फोटोग्राफर ने क्लिक किया, नजम ने बड़े मान से अरूबा के कंधे पर हाथ रखा और दूसरी तरफ से अपने नन्हे बेटे की नन्ही सी उंगली को थाम लिया, जो हैरत से कैमरे की लाइट को देख रहा था। उसे एक तस्वीर में उनकी पूरी कायनात से मिटाई थी, एक ऐसा खानदान जो तूफानों से टकरा कर अब अमन के साहिल पर पहुंच चुका था। अरूबा की आंखों में
اب وہ پرانا خوف نہیں رہا تھا، بلکہ اپنے شوہر کے لیے پراعتماد محبت تھی، اور نجم کی نظریں اپنے بیٹے اور بیوی پر ہی جمی تھی، جیسے وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ اب یہ اس کی جیت ہے۔ یہ صرف ایک فوٹو شوٹ نہیں تھا، بلکہ ان کی تلخ یادوں کے باب کا اختتام اور ایک ایسی خوش حال زندگی کا آغاز تھا جس کی بنیاد اب شک پر نہیں بلکہ اٹوٹ بھروسے اور لازوال محبت پر رکھی گئی تھی۔ یہ تصویر اب اس گھر کی زینت بننے والی تھی، جو ہر آنے والے کو بتاتی کہ سچی محبت ہر آزمائش پر ہی غالب آ جاتی ہے۔